गुड इवनिंग क्लास। आज अपन यूनिवर्सिटी को खत्म कर देंगे। कहने का मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी जो हम लोग शेष बचाए हैं, जिसको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको और जानकारी चाहिए है, वो सब आज खत्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी। सोचता हूँ आप लोग सब तैयारी के साथ आए होंगे। जी सर। तो कल का मेरा होमवर्क किसी को याद है क्या? यस सर। जी सर। ओके, बढ़िया। चलिए बारी बारी से बताइए। सर न्यूटन ने जब इस गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने से पहले बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा इसकी खोज की जा चुकी थी, लेकिन न्यूटन को इसके फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल को जनरलाइज किया था। इसलिए हु इज द फादर ऑफ ग्रेविटी बोलने से या फिर फाउंडर बोलने से न्यूटन का नाम आता है, लेकिन उससे पहले ही कई सारे विशेषज्ञों के द्वारा इसका अध्ययन किया जा चुका था। ठीक है, ये बात सही है। चलिए, जैसे भारत लेकिन में ये मुझे, शायद हाँ, भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य भारत में। ठीक है, और नेक्स्ट। सर भास्कराचार्य से पहले मतलब वे ब्रह्मगुप्त करते थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा था इसके बारे में। ब्रह्मगुप्त ने। जी सर। चलिए ठीक है, भास्कराचार्य का भी योगदान था, ब्रह्मगुप्त का भी योगदान था, है ना? और बाकी लोग। चलिए ठीक है, अच्छा है। इसका एग्जैक्ट आंसर और आज पढ़ लेंगे हम लोग, मैं बता दूंगा। इसके पहले कि हम लोग 10 यूनिवर्सिटी 10 विश्वविद्यालयों के बारे में हम लोग कल तक के अध्ययन में पढ़ा कि भारत के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में 10 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, जिसमें तक्षशिला से लेकर के तेलहारा विश्वविद्यालय तक हमने देखा है। आगे अब हम लोग आज पढ़ेंगे पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो है वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा के कटक जो जगह है, उस जगह पे ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो है, और कटक के जाजपुर जिला में अभी वर्तमान में जाजपुर जिला है। जाजपुर जिला। प्राचीन में इसको कलिंग कहा जाता था, कलिंग। प्राचीन में कलिंग कहा जाता था। तो ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, आप लोग कभी जगन्नाथपुरी का दर्शन जब करने गए होंगे, देखेंगे उदयगिरी, धौलगिरी, पुष्पगिरी, इस तरीके से अनेक वहां दर्शन स्थल आज भी मौजूद हैं। तो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो था वो पूसागिरी महाविहार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पूसागिरी महाविहार था, और 10वीं शताब्दी से प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख
उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा यहाँ पे, दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक ये महाविद्यालय स्थित था। और जो पुष्पगिरी जो विश्वविद्यालय है के खंडहर जो है वो तक्षशिला और नालंदा की तुलना में बहुत बाद में खोजे गए थे। तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय है के बहुत बाद में खंडहर को खोजा गया इसका। ऐसा माना जाता है कि ये 1995 के आसपास इसकी खोज हुई है। और इस खोज के आधार पर ही यह सुझाव दिया गया कि पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो मूल रूप से स्वयं सम्राट अशोक ने किया होगा। निर्माण इसी खोज के आधार पर सम्राट अशोक को माना जाता है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय के बाद हम लोग नेक्स्ट विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे, वो है विक्रमपुर विश्वविद्यालय। विक्रमपुर विश्वविद्यालय जो है ये 7वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल जो थे उनके द्वारा कराई गई थी। पाल वंश के राजाओं के द्वारा कितने सारे विश्वविद्यालयों को बनाया गया इसका आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा और उसमें एक शॉर्ट नोट में आप लोग दिखा लीजिएगा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय जो है वो पाल वंश के राजा के द्वारा बनाया गया था।
ये जो विक्रमपुर जो विश्वविद्यालय, ये था बंगाल के मुंशीगंज में। यहां लिख देता हूं, बंगाल का एक जगह है मुंशीगंज, इस जगह पर यह विक्रमपुर विश्वविद्यालय जो स्थित था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। बांग्लादेश है, बंगाल का मुंशीगंज। 2013 में उत्खनन में अध्ययन केंद्र की खोज हुई। इसकी खोज विक्रमपुर विश्वविद्यालय की 2013 में हुई। नालंदा और तक्षशिला के बहुत बाद। और यहाँ पे बौद्ध शिक्षा, यहाँ जो शिक्षा अध्ययन कराई जाती थी, वो बौद्ध शिक्षा व साथ ही साथ स्थानीय और विदेशी शिक्षा भी होती थी। बात करें यहाँ पे जो विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी जो क्षमता थी इस विश्वविद्यालय की, वो 8000 के आसपास लगभग विद्यार्थियों की क्षमता वाला ये विश्वविद्यालय था। 8000 सीट की कैपेसिटी इस विश्वविद्यालय की थी, जहां पे चीन, नेपाल, थाईलैंड जैसे देशों से भी अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे। चीन, नेपाल, थाईलैंड। के विद्यार्थी अध्ययनरत थे। ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय और विक्रमपुर विश्वविद्यालय। इतना समझ में आया आप लोग को? कुछ डाउट तो नहीं है? जी सर, बाकी सर इसमें पुष्पगिरी में मतलब कुछ बौद्ध वौद्ध वाला नहीं था मतलब जी, शिक्षा? इस पुष्पगिरी विश्वविद्यालय में जो है, ये उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और इसमें जो है वो सामान्य शिक्षा का विषय था, ठीक है। जी सर। और जो बौद्ध शिक्षा के लिए था वो है विक्रमपुर, ठीक है। जी सर। एक और विश्वविद्यालय हम बचाए हैं, उसको अभी इसमें कर देते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आ गया तो मिटा दूं मैं? सर ये जो जी सर। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय लिखे हैं, इसमें दूसरी हाँ शताब्दी ईसा पूर्व में पूसागिरी महाविहार विश्वविद्यालय था, ये इसी का नाम है क्या? हाँ, ये इसका अन्य नाम, अच्छा। इसका और नाम जो जो है दूसरा नाम से, पुसागिरी महाविहार। हाँ, और और ये इसी को पुष्पगिरी पहले, विश्वविद्यालय। जी जी, इसका और इसी को पहले जो, कलिंगा कहा जाता था, नहीं, कलिंग। ये जो नहीं, ये कलिंग जो है वो प्राचीन एक जगह था, है ना। अच्छा उसका नाम अब जाजपुर जिला में है। ये जो उड़ीसा कटक के पास जो पड़ता है ना, जाजपुर जिला। वर्तमान में जाजपुर जिला है और प्राचीन में कलिंग वो जगह का नाम था। अच्छा, जगह का नाम है। हाँ, ठीक है।
और ये दूसरी जो जी जी शताब्दी है, यहाँ इसकी शुरुआत होती है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की, और 10वीं शताब्दी में इसकी, मतलब 10वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय जो है वो संचालित था। ठीक है। जी सर। उषागिरी महाविहार से के नाम से ही इसका पुष्पगिरी विश्वविद्यालय पड़ा है। ठीक है, मिटा दूं, नेक्स्ट में आगे पॉइंट में जाएं। जी सर। ओके। अगला और लास्ट जो विश्वविद्यालय जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है 13वां नंबर हो जाएगा ना, जी सर। 14 होगा, 13। 13 होगा, है ना। तो 13वां नंबर के विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ेंगे मोरेना गोल्डन टेम्पल टेम्पल ट्रायंगल यूनिवर्सिटी। ये अंतिम विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत का जिसके बारे में हमको पढ़ना है। मोरेना गोल्डन टेम्पल ट्रायंगल यूनिवर्सिटी, ये जो विश्वविद्यालय है वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश के मुरैना जगह में है, मुरैना नामक स्थान पर, मुरैना में। इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये जो विश्वविद्यालय है वो स्वर्ण त्रिभुज मंदिरों का आकार में है, और इसका जो निर्माण है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक निर्माण जो है इसका, यह संचालन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसका प्रमाण मिलता है। मुरैना स्वर्ण त्रिभुज स्वर्ण त्रिभुज मंदिर लिख लीजिएगा। आप लोग इसका चित्र देख लीजिएगा ऑनलाइन निकाल करके कि मुरैना का स्वर्ण त्रिभुज मंदिर कैसा है। तो इसका निर्माण जो है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था और 12वीं शताब्दी तक संचालन हुआ। और याद रखना है कि इसका जो निर्माण है गुर्जर प्रतिहार, इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा हुआ था।
अगली बात इस मोरेना गोल्डन टेम्पल के बारे में ये है कि जो मितावली के 64 योगिनी मंदिर जो पाए गए थे, मितावली के 64 योगिनी मंदिर में पाए गए एक शिलालेख, उस शिलालेख में मितावली, पदावली और बटेश्वर, मितावली, पदावली और बटेश्वर मंदिरों के बारे में बताया गया है। आप लोग शिलालेख देखे हैं? शिलालेख नहीं सर। रायपुर में रहते हैं तो आप लोग का सौभाग्य है, आप लोग के यहाँ देखेंगे, रायपुर के आसपास जो रहने वाले हैं उनके यहाँ देखेंगे कि महंत घासीदास संग्रहालय है, लमसम घड़ी चौक के आसपास है। वहां आप लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी, छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश भी जब शामिल था, तो उस समय पे जितने भी राजा राजवंश शासक जो थे उनके द्वारा हर एक गांव को, जिला को, अलग अलग जमींदारी को सौंपा गया था, उस सब का शिलालेख जो है उस जगह पर रखा गया है। आज की डेट में जिसको हम लोग स्टाम्प पेपर कहते हैं, पहले उस समय के स्टाम्प पेपर नहीं हुआ करते थे, पत्थरों में लिखा करते थे, पत्थरों में लेख लिखा रहता था, चाहे उसके लिए अलग ताम्र पत्र आता था, ताम्र पत्र में राजाओं के द्वारा प्रमुखों के सामने गांव को सौंपा जाता था, तो वो एक शिलालेख में लिखा होता था। बहुत गर्व महसूस होता है उस जगह पे देख करके। आप लोग जाएंगे कभी, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में है तो देखिएगा, बहुत अच्छा। गढ़ कलेवा के मतलब बाजू में है क्या सर? गढ़ कलेवा के जस्ट बाजू में है, बिल्कुल सही है। जी। तो ऐसे ही कुछ जो शिलालेख है, जो मितावली के 64 योगिनी मंदिर में जो पाई गई थी, मितावली के 64 योगिनी मंदिर में जो पाई गई एक शिलालेख थी, उस शिलालेख में लिखा गया था मितावली, पदावली और बटेश्वर मंदिरों के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। और जिसके भीतर जिसके भीतर प्रसिद्ध मंदिर जो है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। या स्वर्ण मंदिर भी नहीं लिखेंगे तो स्वर्ण मंदिर, या लिख सकते हैं स्वर्णिम त्रिभुज विश्वविद्यालय, या स्वर्णिम त्रिभुज विश्वविद्यालय है, लिख लीजिएगा त्रिभुज विश्वविद्यालय। बात करें कि इस मोरेना गोल्डन टेम्पल ट्रायंगल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले विषय की, तो ज्योतिष और गणित पढ़ाया जाता था यहाँ। ज्योतिष व गणित की शिक्षा यहाँ पढ़ाई जाती थी।
इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय का जो पार्ट था वो यहाँ समाप्त होता है। सर इसकी मतलब खोज कौन से सन में की गई थी, ये बता देते तो थोड़ा। 8वीं शताब्दी में, जी है ना। जी, शताब्दी में। इसमें कोई भी आप लोग को डाउट होगा तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग भारत की जो भारतीय प्राचीन उपलब्धियां है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें आप लोग को मैं जो होमवर्क दिया था उसका आंसर दूंगा। हो गया तो मिटा दूं क्या? जी सर। ओके। तो इन 13 विश्वविद्यालयों को आप भूलिएगा मत। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं प्राचीन उपलब्धियां के बारे में। अंग्रेजी में कहें तो एंशिएंट अचीवमेंट। जिसमें सबसे पहला है चिकित्सा विज्ञान। भारतीय चिकित्सा पद्धति का सर्वप्रथम ज्ञान जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति का सर्वप्रथम ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। चारों वेदों के बारे में आप लोग को उस दिन में पढ़ाया था, जिसमें एक वेद का नाम बताया था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के भैषज सूत्र में अथर्ववेद के भैषज जो सूत्र था इसमें रोगों के इलाज के बारे में दिया गया था। रोगों के इलाज के बारे में दिया गया था, जिसमें रोगों से कैसे छुटकारा पाना है, इलाज करना है, उपचार करना है, उसके बारे में दिया गया था। अगली बात, बृहत्तरई
वृहत्त्रयी के रूप में जाने जाने वाले 3 प्राचीन पुस्तक के रूप में जाने जाने वाली प्रमुख 3 पुस्तक वो थी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। पहला चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक मैं लिखवाया था, याद कीजिए किस कौन है बताइए तो। वेद को जब मैं पढ़ा रहा था तो लिखवाया हूं। नहीं मिला क्या? आप लोग चीजों को रिकॉल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। सर मैं उस दिन बहुत एब्सेंट था जरूरी और है। उसका क्लास देखा नहीं हूँ, अभी डाउनलोड करके रखा हूँ बस। अच्छा, जी। तो चरक जो थे वो चरक संहिता लिखे थे, याद रखिएगा। चिकित्सा के शिक्षक थे चरक। और 3 ये प्रमुख पुस्तकों को वृहत्त्रयी के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो पुस्तक है ये लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई थी। और इन 3 पुस्तक को वृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ माना जाता है इस तीनों को। आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है ये, जिसमें कई सारे रोगों के उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से भारत जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में महान उपलब्धि प्राप्त था भारत को। आगे हम लोग चिकित्सा के बाद गणित के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया, मिटा दूं क्या? जी जी सर। आज ग्रुप में आप लोग क्लास के बाद जो आप लोग नोट बना रहे हैं उस नोट्स को
एक एक दो दो पेज कम से कम थोड़ा सा फोटो खींच के भेजिएगा, तो एक बार कैसे नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। जितने लोग क्लास जी अटेंड सर। कर रहे हैं वो जरूर से कम पूरे का नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एक दो दो पेज मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नोट्स किस तरीके से तैयार हो रही है। शायद उसमें कुछ जरूरत हो तो बदलाव कर सकते हैं अपन। बात करें भारत की दूसरी उपलब्धि, हर गाने में सुनते हैं हम लोग कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो कहीं ना कहीं भारत में महान गणितज्ञ जो थे उन्होंने गणित में भी महान उपलब्धियां हमको प्राप्त कराया है, हमारे भारत देश को। तो गणित के क्षेत्र में हम देखें तो वराह मिहिर, वराह मिहिर वराह मिहिर जो है वो सूर्य सिद्धांत 6ठी शताब्दी में त्रिकोणमिति के वर्णन का ज्ञान वराह मिहिर के सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में मिलता है। वराह मिहिर के सूर्य सिद्धांत, इस सूर्य सिद्धांत नामक जो पुस्तक है उसमें हम लोग को जो 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी की, 6वीं शताब्दी की, जिसमें हम लोग को त्रिकोणमिति जिसमें त्रिकोणमिति क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में? त्रिकोणमिति का वर्णन मिलता है। त्रिकोणमिति आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे। पढ़े तो हैं सर, कईयों को लेकिन तो इंग्लिश में नाम नहीं सुना। है ना, या याद नहीं ट्रिग्नोमेट्री होगा। करके कुछ बोला जाता है ना भाई। इसका एक सूत्र है, आप लोग को पता होगा, लाल बटे कका। याद आया कुछ? ऐसे करके टीचर पढ़ाते थे हम लोग को नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री। जी सर। आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स हैं, त्रिकोणमिति, उसका वर्णन जो है हमको सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है, जो वराह मिहिर का, उनमें हमको मिलता है उसका वर्णन। अगला जो है गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने भी त्रिकोणमिति पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है और उन्होंने साइन टेबल का निर्माण किया था। त्रिकोणमिति पर इनका भी योगदान था और साथ ही साथ साइन टेबल का निर्माण। साइन टेबल जानते हैं आप लोग? जी सर। तो उनका निर्माण जो है वो ब्रह्मगुप्त ने किया था।
ब्रह्मगुप्त का जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत शून्य को एक संख्या के रूप में उल्लेख करने वाली पहली पुस्तक थी। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ही बताता है कि शून्य एक संख्या है, शून्य को संख्या के रूप में निरूपित किया। तो पहली पुस्तक जिसने शून्य को संख्या के रूप में निरूपित किया या उसका शून्य का संख्या के रूप में उल्लेख करने वाली पहली पुस्तक का नाम है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त जी का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। और इसके आधार पर ब्रह्मगुप्त को शून्य की खोज कर्ता के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। आगे हम लोग जानते हैं कि वराहमिहिर, आर्यभट्ट वराहमिहिर, आर्यभट्ट और नागार्जुन इन्होंने प्राचीन भारत में निसंदेह गणित, चिकित्सा और भौतिक के क्षेत्र में तकनीकी रूप से उन्नत किए थे। वराहमिहिर, आर्यभट्ट और नागार्जुन इन्होंने चिकित्सा, गणित और भौतिक, गणित, चिकित्सा और भौतिक ऐसे लिखना है, सॉरी सीक्वेंस से लिखते हैं, गणित, चिकित्सा और भौतिक के क्षेत्र में उन्नति की, क्षेत्र में तकनीकी रूप से उन्नति किए। और हमारा भारत तब विश्व गुरु बना।
इतना चीज समझ में आ गया? जी सर। चलिए आगे जानते हैं। इसके बाद हम लोग, मिटा दूं? वही सर। ओके, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग खगोल विज्ञान के बारे में जानेंगे। सर हो गया सर। बा, बाकियों का भी हो गया क्या? जी सर। ओके। खगोल विज्ञान में क्या पढ़ाई होता है, आप लोग को किसी को पता है क्या? खगोल विज्ञान अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का। और बाकी लोग का हाँ सर, पता नहीं था, अभी पता चला। पता चला ना? रोज हम कुछ नया सीखेंगे, याद रखिएगा। जी। और नया सीखना है, रोज नया नया पढ़ना भी पड़ता है। आप लोग केवल और केवल यहाँ के पढ़ाई के भरोसे मत रहिएगा। आपको खुद भी स्टडी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जितना ज्यादा हो सके, कहा जाता है ना, रटंती विद्या खोदंती पानी। जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना चीज, दुनिया में नए नए चीज के बारे में नॉलेज होगा। तो आइए जानते हैं नंबर 3, खगोल विज्ञान के बारे में। खगोल विज्ञान बराबर एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष वेदांग ग्रंथों में ज्योतिष वेदांग ग्रंथों में खगोल विज्ञान के व्यवस्थित श्रेणियों को श्रेणियों को स्थापित किया। लेकिन जो आर्यभट्ट 499 ईस्वी में अधिक मौलिक मुद्दे को सुलझाया था, लेकिन आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में अधिक मौलिक मुद्दों को सुलझाया था। मौलिक मुद्दों को सुलझाया था।
वराह मिहिर के जो पंच सिद्धांतिका में इन सभी की अवलोकनों का वर्णन किया गया है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में इन सभी अवलोकनों का वर्णन किया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं वनस्पति मिश्र के बारे में। वनस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी, इसका वर्णन 10वीं शताब्दी में मिलता है। जिसमें शिक्षा के 5 स्तर बताए गए। शिक्षा के 5 स्तर या चरण है। जिसमें पहला है, आप लोग अथर्ववेद जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि शिक्षा के 5 चरण कौन कौन से होते हैं। विधि जो बताया था वही है इसमें। पहला है मनन, सॉरी श्रवण है, फिर मनन है, और फिर उसके बाद है निधासन, और इसके बाद ध्यान और समाधि। ये जो है शिक्षा के 5 स्तर या चरण हैं। जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। ये भाष्य पुस्तक में इसका वर्णन है, याद रहे, भाष्य पुस्तक में वर्णन है।
और अगली बात ये याद रखना है कि जो वनस्पति मिश्र है, उस वनस्पति मिश्र ने धार्मिक सत्य या तत्व कथा के अर्थ को स्पष्ट किया है। वनस्पति मिश्र ने जो धार्मिक सत्य है, धार्मिक सत्य या तत्व कथा के अर्थ की सिद्धि हेतु 5 कदमों का प्रतिपादन किया था, जो डेवी के शिक्षा सिद्धांत में था। 5 कदमों का प्रतिपादन किया। पांच कदम कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधासन, ध्यान और समाधि। और ये जो है देवी के शिक्षा सिद्धांत कहा गया। देवी के शिक्षा सिद्धांत में था। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया है? जी सर। जी सर। तो अगला पॉइंट पे जाते हैं अपन। लिख सर लिए क्या? लास्ट मिटा वाले दो में इसको? सर ओके, उधर लिख लीजिए। लिखने बचा है थोड़ा। ठीक है, लिख लीजिए। सर शिक्षा के ये जो 5 चरण बताए हैं, इसी को अद्वैत वेदांत कहा है। हाँ, ठीक है। और ये जो है उसका भाष्य पुस्तक में वर्णन है। जी। हो गया? लिख लिए क्या आप? जी सर। जी बाकी सर। सब लोग लिख लिए? ओके। जी सर। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जी सर। पढ़ा भी होगा, है ना? जी। बिहार का संबंध गौतम बुद्ध से जुड़ता है, आप लोग को पता है क्या? बौद्ध विहार से बिहार अलग हुआ और बिहार बना।
गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे उनके व्यक्तिगत चिकित्सक, गौतम बुद्ध जो थे उनके व्यक्तिगत चिकित्सक कोर्ट डॉक्टर भी कहा जाता है व्यक्तिगत चिकित्सक को, वो जीवक थे। ये क्वेश्चन पूछा था पिछला समय पे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के कोर्ट डॉक्टर या व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थे, ऐसे करके। तो वो जीवक थे, और जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। अगली चीज याद रहना चाहिए कि जो जीवक थे वे राजगीरा के भी वे राजगीरा के भी कोर्ट डॉक्टर थे। अगला पॉइंट है कांची। तो कांची जो है एक जगह है, कांचीपुरा। कांचीपुरा जो जगह है वो है तमिलनाडु में। और इस कांचीपुरा में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के शिक्षा के संस्थान थे। हिंदू, जैन और बौद्ध और बौद्ध धर्म के शिक्षा संस्थान थे। और अगर हम लोग आगे चीज जाने तो जो बौद्ध शिक्षा संस्थान वो जगेंद्र विहार, जगेंद्र विहार ये है कश्मीर में। और यह भी बौद्ध धर्म का शिक्षा संस्थान है।
इतना लिख लीजिए तो बताइए। एक पॉइंट और है, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, जिसमें आपके दिए गए होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर है। हो गया सर। ओके। जी सर। कणाद, नाम सुना है आपने क्या? कणाद। जी सर। जो कणाद हैं, उन्होंने प्रकाश और ऊष्मा के एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न भिन्न स्वरूप हैं करके बताया था। कणाद ने प्रकाश और ऊष्मा के एक ही आवश्यक पदार्थ केवल भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इनका कहना है कि जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है, वो एक आवश्यक पदार्थ है, एक ही जैसा, और उनके अलग अलग रूपों को हम किसी को प्रकाश कहते हैं और किसी को ऊष्मा कहते हैं। और उन्होंने बताया है कि किसी वस्तु के गिरने की कारण जो किसी वस्तु के गिरने की कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। तो न्यूटन से पहले भारतीय संस्कृति में भारतीय विशेषज्ञ कणाद ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है। जी सर। यस सर। और ये प्रकाश और ऊष्मा के विलाप से होता है, ये बात की खोज उन्हीं ने की थी, जिसको आज न्यूटन न्यूटन और न्यूटन कहा जाता है। याद रखना है, 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में या मध्यकाल में शिक्षा प्रदान करने हेतु बनाया गया शिक्षण संस्थान शिक्षा प्रदान करने हेतु बनाया गया शिक्षण संस्थान
मकतब या मदरसा था? मदरसा था। और मस्जिद मुस्लिम शिक्षा प्रदान हेतु बनाया गया था। और जो मस्जिद है वो मुस्लिम शिक्षा प्रदान हेतु बनाया गया था। किसके द्वारा? कुरान। तो मुसलमान शासक द्वारा। मान शासक द्वारा। ठीक है। जी सर। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम शिक्षा प्रदान हेतु मस्जिद बनाया गया था, तो इसको घुमा के पूछ देगा कि मुस्लिम शिक्षा प्रदान हेतु क्या बनाया गया था? मस्जिद। ठीक है, याद रखिएगा 12वीं शताब्दी या मध्यकाल में शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या बनाया गया था? मकतब बनाया गया था, मदरसा बनाया गया था और मस्जिद को बनाया गया था। इसमें कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया है सर मुसलमान शासक का? नहीं, नहीं दिया है इसमें अभी तक तो। जी। आप लोग सर्च कीजिएगा, है ना, क्योंकि हम खोजने के लिए ही सब सर्च रिसर्च को पढ़ रहे हैं, है ना। और जी पता सर। चले तो मुझे भी बताइएगा, मेरे डायरी में भी मैं नोट करूंगा, है ना। जी सर। आगे शिक्षा की कालक्रम को भी हम लोग देख लेते हैं। यहां तक दिख रहा है ना आप लोग को बराबर? काल क्रमानुसार शिक्षा जो हमें देती है उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था और 4-5 तो शिक्षण पद्धति को लिखा गया था, शिक्षण प्रणाली को लिखा गया था क्वेश्चन में। और इसको कहा यह गया था कि उसको कालक्रम के अनुसार पे आप लोग को जमाना है। तो उसका आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूं। वैदिक शिक्षा सबसे पहला, फिर उसके बाद औपनिषदीय शिक्षा पद्धति, फिर उसके बाद तक्षशिला का नाम दिया गया था और नालंदा, और फिर मकतब। देखिए बहुत सारे चीजों को बीच बीच से निकाल के मैं कंटेंट निकाला हूं और उस कंटेंट के हिसाब से आपको जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से मैं परोस रहा हूं। और आज अपडेशन का जमाना है, तो अपडेट आप लोग भी रहिए और अपडेट के साथ यहाँ पे नोट्स आप लोग को बनवाया जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कालक्रम के अनुसार से जमाइए, तक्षशिला
नालंदा, उपनिषदीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा, मक्तब। तो याद रखिएगा आप लोग कि वैदिक शिक्षा सबसे पहले आया था, फिर औपनिषदीय शिक्षा आया, फिर तक्षशिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और तक्षशिला के बाद नालंदा पढ़ते हैं, और नालंदा के बाद मक्तब, मतलब मक्तब जो था उसके बारे में कब नॉलेज मिला, तो 12वीं शताब्दी के मध्यकाल में, मतलब 12वीं शताब्दी में हम लोग मक्तब के बारे में जाने। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जी सर। यस सर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में उच्च शिक्षा का विकास। तो इस टॉपिक को अपन कल से पढ़ेंगे कि कौन से सन से भारत में उच्च शिक्षा का विकास और किस किस तरीके से हुआ है, कौन कौन शासक आए और क्या क्या उन्होंने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या क्या नए चीजों को अपडेट किए, क्या क्या बदलाव किए, और क्या स्थिति से दुर्गति में पहुंचा दिए, और कौन स्थिति को सुधारने में लगे। एक होमवर्क आज भी दे रहा हूं आप लोग को, यस सर। वो है मैकाले। उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कल अध्ययन करके आइएगा। यस सर। किसी ने नाम सुना है क्या मैकाले का? सुने हैं सर, लेकिन जी उसके सर। है ना? पता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि कल बहुत अच्छे से आप लोग मैकाले के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके आइएगा। कौन था, है ना भाई, भारत कब आया था, भारत की क्या बदलाव में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारे चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। यस तो सर। मैकाले के बारे में आप लोग जरूर से अध्ययन करके आइएगा। इतना पॉइंट जो आज पढ़ाया उसमें किसी को डाउट है क्या? भारत की उपलब्धि क्या क्या नहीं थी, सर। किसने किसने किसके द्वारा मिला, और कौन कौन से हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे आज खत्म हो गए हमारे पॉइंट में। नहीं है तो क्लास को एंड करें यहाँ पे। यस जी सर। सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी सर।